So we were reading about the temple architecture. And in last class, we have seen the temple architecture of Deccan. And I told you to prepare for these old temples. Okay. And I hope कि आप लोगों ने टेम्पल पढ़ लिए होंगे. This विरूपक्ष टेम्पल कहाँ पर है? और विरूपक्ष टेम्पल किसने बनाया था? कहाँ पर है? Anybody? Yes, anybody? विरूपक्ष टेम्पल. किसी भी मतलब दुर्गा टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल, all these temples. That means you have not read last class notes. So make sure कि इसको साथ साथ पढ़ लो आप लोग, okay? Because अब तक एग्जाम भी पास में आ रहा है. Even if this exam is late by few days, okay? 15-20 दिन लेट हो भी आता है तो still we have very less time. और इसके अलावा जो मैं आपको कल बोल रहा था पढ़ने के लिए लाइक एंशिएंट फिलॉसफीज भी बोला था आप लोगों को वो पढ़ना आप लोग एंशिएंट फिलॉसफीज वगैरह और वल्लभाचार्य ये सब जो मैं क्लास में इसको भी तो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये पढ़ रहे हैं सब चीजें. ओके. बिकॉज एंशिएंट फिलॉसफी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक उस पे आ जाता है क्वेश्चन. और वो हम लोग कल फिलोसफर के बारे में इसलिए पढ़ा था बिकॉज these three philosophers were belong to the Hosalia period. You know, Karnataka से belong करते थे, तीनों Hosalia period से belong करते थे. And that's why we have read these philosophers. Okay? And in fact, we are not only reading this art and culture. हमने art and culture के अलावा political history भी देखी है. Okay? And we have also read many more things. Okay? So after this Deccan, this विरूपक्ष टेम्पल जो होता मैंने ऊपर बताया भी था उसको याद ऐसे रखा करो कि ये जो मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. और पट्टाडकल में एक तो विरूपक्ष टेम्पल और एक विरूपक्ष टेम्पल था विजयनगर एम्पायर ने बनाया था वो भी हम्पी का बेसिकली टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है और वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ओके. दैट इज द विरूपक्ष टेम्पल इज इंपॉर्टेंट. पट्टाडकल के टेम्पल्स किसने बनाए थे? यस. चालुक्यस. तो तीन तरह के टेम्पल्स बनाए थे उन लोगों ने, ऐहोल, बादामी एंड दी पट्टाडकल. मैंने कहा कि तीनों में से पट्टाडकल के टेम्पल्स ही सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं. दिस विरूपक्ष टेम्पल इज पार्ट ऑफ दिस पट्टाडकल टेम्पल कॉम्प्लेक्स. एंड डेफिनेटली दुर्गा टेम्पल भी वहीं पर आता है, इसको चेक भी कर लेना आप लोग. ओके. सो फाउंडेड इन 1336 विजयनगरा. सो दिस विजयनगरा एम्पायर की बात करें हम लोग. सो दिस एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 1336. Literally city of victory, attracted a number of international travelers such as the Italian Niccolo di Conti, the Portuguese Domingo Pais Ferrano Nunes Duarte Barbosa, and the Afghan Abdi al-Razak. So all these foreign travelers were visited to this Vijayanagara Empire. विजयनगरा पे ये लोग बेसिकली उन्होंने विजिट किया था. एंड विजयनगरा एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन की है बिकॉज हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं काफी अच्छे से. इसको आप लोग नोट्स में देख लेना. Who made this Vijayanagara Empire? Who was the founder of this Vijayanagara Empire? किसने बनाया Vijayanagara Empire को? Yes. हरिहर एंड बुक्का. हरिहर एंड बुक्का. And Bahmani Kingdom? Bahmani Kingdom को किसने बनाया था? Because this Bahmani Kingdom and Vijayanagara Empire were contemporary. दोनों एक ही टाइम में आए थे. Yes, anybody? Bahmani Kingdom? It was Bahman Shah. Bahman Shah नाम दिया गया था हसन कांगू को. हसन कांगू ने फाउंड किया था Bahmani Kingdom को और उसका नाम Bahman Shah भी रखा गया था. Okay? So these things you need to revise. So in addition, various Sanskrit and Telugu works document the vibrant literary tradition of this kingdom. Architecturally, Vijayanagara synthesizes the centuries-old Dravidian temple architecture with Islamic styles demonstrated by the neighboring settlements. तो जो विजयनगर एम्पायर का जो मेजरली कंस्ट्रक्शन था वो
द्रविडियन स्टाइल कंस्ट्रक्शन था टेम्पल्स का. The sculptures too, although fundamentally derived from and consciously seeking to recreate Chola ideals, occasionally shows the presence of foreigners. Their eclectic ruins from the late 15th and early 16th centuries preserve a fascinating time in history, an age of wealth, exploration, and cultural fusion. Okay. So ये सब चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है. अभी हम लोग एक रिटेलिंग करने वाले हैं रावना दिस रावना शेकिंग दी कैलाश, जो कि एलोरा के अंदर, बेसिकली एलोरा केव के अंदर एक स्कल्पचर है. ओके, दिस रावना शेकिंग दी माउंट कैलाश. ओके, इसको हम लोग अभी डिटेलिंग करने वाले हैं. ये एलोरा केव के अंदर एक स्कल्पचर है बहुत बड़ा सारा. तो ये मे भी एक साथ विजिबल ना हो. ये देखो, ये रावण है. ओके, एंड ये ऊपर इसकी कैलाश पर्वत है, और ये रावण इसके काफी 10 हेड बनाए हुए हैं यहाँ पे. ओके, 5 तो यहाँ पर विजिबल है, बाकी 5 पीछे हैं. तो ये रावण है, और ये कैलाश को बेसिकली शेक करने की कोशिश कर रहे हैं, हिलाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, और यहाँ पर ऊपर शिव पार्वती और ये बैठे हुए हैं. ओके, एंड ये पार्वती वान भी कर रही है शिव भगवान रावण के खिलाफ. सो रावना शेकिंग माउंट कैलाश, उसकी डिटेलिंग कर लेते हैं एक दफा. एंड एलोरा केव्स को किसने पैटर्नस दी थी, किसने बनाई थी एलोरा केव्स की? एलोरा केव्स को बेसिकली ज्यादातर टेम्पल्स किसने बनाए एलोरा केव्स के? व्हिच डायनेस्टी? इन लास्ट क्लास वी हैव सीन, कल ही देखा था हम लोगों ने. यस, कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनाया था? कैलाशनाथ टेम्पल. और कौन सी केव नंबर के अंदर आता है? कौन सी केव है ये कैलाशनाथ टेम्पल की? केव नंबर 16. राइट, तो ये केव नंबर 16 का ही सीन है. और ये राष्ट्रकूटा ने बनाया था, कृष्णा 1. तो वो जो रूलर था राष्ट्रकूटा का, उसने ये बेसिकली कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था. तो उसी का ये सीन था जो रावणा बेसिकली हिला रहा है कैलाश को. तो ये कैलाशनाथ टेम्पल का एक सीन है केव नंबर 16 का, एंड दैट इज फाउंडेड बाय द राष्ट्रकूटा. ओके, आई डोंट नो कि आप कैसे किस तरह से आपका स्टडी. यस, ये जो रावना शेकिंग कैलाश है, ये केव 29 है शायद, क्योंकि आपने होमवर्क में दिया था सर्च करने के लिए. ये हो सकता है केव नंबर 29 में भी हो, बट केव नंबर, ये जो इसने पिक्चर दी है, ये केव नंबर 16 की है. ओके, अभी आप डिस्क्रिप्शन में भी देखो, ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर लिखा भी है, देखो, केव नंबर 16 एट एलोरा. ओके, तो मे भी केव नंबर 29 में भी वो कुछ रावना शेकिंग कैलाश की कुछ स्कल्पचर बना हुआ वहां पर भी, बट दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर इज फ्रॉम द केव नंबर 16. ओके, सो तो थोड़ा सा इसको प्लीज आप लोग अच्छे से चीजों को याद कर लो. ओके, so the theme of Ravana shaking Mount Kailash has been depicted several times in the caves of Ellora, but the देखो ये देखो दिखा भी रखा है, काफी बार केव्स ऑफ एलोरा में ये बिच्ची स्कल्पचर बना हुआ है. तो मे बी केव नंबर 29 में बना हुआ. इनफैक्ट हम लोग ने ये बोला था, मेरे ख्याल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केव नंबर 16 और केव नंबर 29 में रिजेम्बलेंस है, एक जैसे केव्स हैं. ओके, नो नो नॉट केव नंबर 16 29. हमने पढ़ा था कि एलिफेंटा जो केव्स हैं वो केव नंबर 29 की रिजेम्बलेंस है. और एलिफेंटा केव्स में भी जो एलिफेंटा केव्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द एलोरा केव्स. ओके, तो उसमें भी रावना शेकिंग जो कैलाश है वहां पर बना हुआ है, और यहाँ पर केव नंबर 29 में बना हुआ है, केव नंबर 60 में बना हुआ है. ओके, सो द इमेज इज डेटेड टू द 8th century CE. सो 8th century CE से ये इमेज बिलोंग करती है. ओके, it is colossal sculpture and is considered as one of the masterpiece of Indian sculpture. It depicts the episode of Ravana shaking Mount Kailash when Lord Shiva, along with Parvati and others, were on the mountain. The composition is divided into several tiers. The lower tier depicts Ravana multi-faced and multi-armed, shaking the mount with ease. उसको मल्टीपल हाथ और मल्टीपल सर है रावणा के, और उसको हिला रहा है कैलाश को, और बहुत आसानी से हिला देता है. ओके,
So the depth of carvings of the multiple hands bring out the effect of three-dimensional space. तो पूरी image three-dimensional लगती है. So Ravana's body is angular, pushing one leg inside. The hands are expanded on the sides of the inside chamber created by the image of Ravana. The upper half is divided into three frames. The center occupied by the image of Shiva and Parvati. Parvati is shown moving close to Shiva, scared by the commotion on the hill. Her stretched legs and slightly twisted body in the recessed space create a very dramatic effect of light and shade. The volume of sculpture is very pronounced. The attendant figures are equally voluminous. The Gan dwarf figures are shown in action, involved in their activities. The celestial beings of Shiva and Parvati witnessing the event are shown in frozen movement. Protrusion of volume and recession in the space are important landmarks in the images of Ellora caves. Light and darkness has been exploited by creating the images in full round. Their torsos are slender with heaviness in its surface treatment. Arms are slim in full round. Attendant figures are two sides have angular frontality. Every image in the composition is beautifully interwoven structurally with each other. तो इतना कुछ important information है नहीं इसमें. सिर्फ ये याद रखना कि रावना शेकिंग जो केव है that is in the cave number 16, that is also called the Kalashna temple of Ellora caves, that is built by Rashtrakutas. अभी हम आ जाते हैं then Buddhism और Jainism temples के ऊपर. Okay, Buddhist and Jain temple architecture. So far, although we have focused on the natural elements in Hindu architecture from the 5th to 14th centuries, it must constantly be kept in mind that this was also a period when Buddhist and Jain elements were equally vibrant. जैसे कि हिंदू टेम्पल्स बनते थे इस टाइम में 5th सेंचुरी के बाद, उत्तर पीरियड के बाद, वैसे बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल्स भी बने हैं. ओके, तो उनमें देखेंगे हम लोग कौन कौन से बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल्स फेमस हैं. तो साइट सच एज इलोरा, पहली बात हम इलोरा की बात करेंगे तो इलोरा में तीन तरह के हमने देखे कि टेम्पल्स हैं. बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म से जो बिलोंग करते हैं. एंड इसके अलावा बदामी, खजुराहो एंड कन्नौज, यहाँ पर भी आपको मल्टीपल रिलीजन के टेम्पल मिलते हैं. So when the Gupta Empire crumbled in the 6th century CE, this eastern region of Bihar and Bengal, historically known as Magadha, appeared to have remained unified whilst numerous Rajput principalities sprang up to the west. In the 8th century, the Palas came to power in the region. तो ये जो ईस्टर्न इंडिया था तो वहां पर बेसिकली पालास का डोमिनेंस होने लग गया in the 8th century. And the second Pala ruler, Dharampala, became immensely powerful and established an empire by defeating the powerful Rajput Pratiharas. तो धर्मपाला ने प्रतिहारास को हराया था. ओके, Dharampala, who was the Pala ruler, very famous Pala ruler, defeated the Pratiharas. And Dharampala consolidated an empire whose wealth lay in a combination of agriculture along with fertile Ganga plains and international trade. And as we know, these Palas were protectorate of the Buddhism. Palas ने बुद्धिज्म प्रोटेक्ट किया था. उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रिवाइव किया था. They have also revived this Bodh Gaya temple. Okay, so बुद्धिस्ट की जो सबसे फेमस जो साइट है इंडिया में, that is the Bodh Gaya. Okay, although this Bodh tree was cut down by the Shashank of Goda, but इसको बाद में रिवाइव कर दिया गया था. Okay, और ये मल्टीपल स्टेजेस में इस टेम्पल को बना दिया गया था. वहाँ पर महाबोधि टेम्पल बोलते हैं इसको. Okay, ये गया डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में, पटना के पास ही है. तो वहां पर ये महाबोधि टेम्पल मिलता है हम लोगों को. The preeminent Buddhist site is of course Bodh Gaya. Bodh Gaya is a pilgrimage site since Siddhartha achieved enlightenment here and became Gautam Buddha. तो पहले सिद्धार्थ था उसका नाम, जब उसको एनलाइटनमेंट मिल गया तो उसको बाद उसको बोलने लग गए गौतम बुद्धा. तो बोधि ट्री के नीचे बैठ के इनको एनलाइटनमेंट हुआ था, उनको ज्ञान मिला था और उसके बाद इनको गौतम बुद्धा बोलने लग गए. तो इस डेफिनेटली ये जो बोध गया है, यहाँ पर अभी भी काफी लोग आते हैं, सारी कंट्री से आते हैं इनफैक्ट. बिकॉज देखो, एक तो बुद्धा की दो साइट्स फेमस है. एक तो वो साइट है जहाँ उनका बर्थ हुआ था. बुद्धा का बर्थ कहाँ पर हुआ था, किसी को पता हो तो? गौतम बुद्धा का आई थिंक ये सब चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग. एनीबॉडी?
लुम्बिनी। यस, लुम्बिनी नेपाल। ओके, तो नेपाल में है लुम्बिनी, तो वहां पर बुद्धा का बर्थ हुआ था। ओके, जब आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमारे नेपाल में प्राइम मिनिस्टर गए थे, एट दैट टाइम ही विजिटेड दिस साइट आल्सो एंड ही कोट दिस साइट आल्सो। लुम्बिनी के बारे में बात भी की थी उन लोगों ने, उन्होंने, और उन्होंने बात किया था कि हम कुछ एक ग्रिड बनाए। ओके, जो भी बुद्धिस्ट साइट्स है उनके ग्रिड बनाए, उसमें नेपाल को भी इंक्लूड किया जाए, तो जो भी टूरिस्ट आता है वो बुद्धिज्म के लिए बेसिकली ट्रैवल करने के लिए आता है, तो वो आराम से वो एक उसमें बेसिकली मूव कर पाए। ओके, so the Bodhi tree is of immense importance. The Mahabodhi temple at Bodh Gaya is an important reminder of the brickwork of that time. The first shrine here located at the base of the Bodhi tree. तो पहला तो जो श्राइन बुद्धा की है वो बोधि ट्री के आसपास ही बनी हुई है। इज सेड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय किंग अशोका, जो कि अशोका ने बनाई थी, और सबसे पुरानी इमेज ये बनी हुई है। द वेदिका अराउंड इट इज सेड टू बी मोस्ट मॉडर्न। उसके बाद जो ये टेंपल जो बाद में बना, ये सारा बाद में बना है, ब्रिटिश टाइम में इसको रिवाइव किया गया इस टेंपल को, बिकॉज इसके बाद जो मुस्लिम्स आए थे उन लोगों ने भी इस टेंपल को बेसिकली डिमोलिश किया था। उसके बाद इसको दोबारा रिवाइव हुआ है। ये जो टेंपल बना हुआ है ये ब्रिक्स का है और ये बाद में रिवाइव हुआ है। बट यहाँ पर जो एक छोटे मोटे अभी जो मिलते हैं, जैसे अशोका का मिलता है, वो पुराना मिलता है आप लोगों को, 100 BCE का मिलता है, जो बोध गया ट्री के आसपास जो बेसिकली आपको एक कंस्ट्रक्शन मिलेगा। ओके, वेदिका का। So many of the sculptures in niches in the temples are dated to the 8th century Pala period, while the actual Mahabodhi temple itself as it stands now is largely as colonial period reconstruction. British time में इसको reconstruction किया गया था इस temple। The design of the temple is unusual. It is strictly speaking neither Dravida or Nagara. ना तो ये द्रविड़ा स्टाइल है, नगारा स्टाइल भी नहीं है। जैसे आप देखो ये जो पिरामिड बनाया हुआ है, ये तो देखो द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है महाबोधि का टेंपल। ठीक है, 4 ऐसे स्लोप्स होते हैं, एक इधर एक इधर, ये पिरामिड है। ओके, तो ये तो दिस विमान टाइप का शिखर बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ से हमें ऐसा दिखता भी नहीं है कि विमान टाइप का, बिकॉज इसमें वही क्लश और वैसे ही दिखता है सारा सारा, तो ये नगारा स्टाइल भी लगता है एक तरह से। ओके, सो दैट इज व्हाई इट्स अ मिक्स्ड आर्ट। इट इज नैरो लाइक ए नगारा टेंपल, बट इट राइजेस विदाउट कर्विंग लाइक ए द्रविड़ा वन, लेकिन इसका कर्व नहीं है। तो मोनास्टिक, सो जस्ट अ सेकंड, और उसके अलावा जो महाबोधि टेंपल के अलावा जो फेमस बेसिकली एक क्वेश्चन भी आते रहते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये एक इमेज है नालंदा यूनिवर्सिटी की, इसको देखने से पता लग रहा है कितना मासिव होगी ये यूनिवर्सिटी। ये आप वॉल्स देखो इसके, ओके, एंड दीज आर द स्टेयर्स। तो दिस इज अ वेरी मासिव यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इनफैक्ट ऐसा मानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ओके, एट दैट टाइम, एनिशिएंट टाइम में। And you can think of that more than 10,000 students not only studied at once, एक बार में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते थे। And not only they studied, न केवल पढ़ते थे, यहाँ पर रहते भी थे। That means यहाँ पर हॉस्टल्स भी बने हुए थे स्टूडेंट्स के लिए। Okay, you can think of, or even in this modern world, you cannot think of this kind of university. आज के जमाने में भी आप मॉडर्न यूनिवर्सिटी की बात करें तो किसी यूनिवर्सिटी में इतना स्ट्रेंथ बच्चे ना तो पढ़ सकते ना रह सकते। Okay, but at that time this Nalanda University was made, and in fact ऐसा बोलते हैं कि जो भी ये जो हमको आपको दिखते हैं कि बहुत छोटा सा उसका मे बी 5% आप हम लोगों ने एक्सकेवेट किया है, and rest Nalanda University is not excavated। अब इसको एक्सकेवेट किया ही नहीं हम लोगों ने। and why we could not excavate the rest of Nalanda University, खुदाई क्यों नहीं कर पाए हैं? Because now new civilization has been resting on this sites। अभी वहां पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं उस जगह पे, तो ऑब्वियसली लोगों को बाहर निकाल के तो उसकी खुदाई नहीं हो सकती। इनफैक्ट हमको बिहार का काफी बड़ा एरिया खुदाई करना पड़ेगा यदि हमको नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी निकालनी है। इट वाज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। ओके, दैट इज व्हाई इट इज दैट मच फेमस। सो द मोनास्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इज महाविहारा। महाविहारा का मतलब वो बहुत ज्यादा लोग उस पे रहते थे। एज इट इज अ उसमें प्रोफेसर, टीचर और स्टूडेंट्स सब तरह के लोग रहते हैं। As it has a complex of several monasteries of various sizes. Till date, only a small portion of this ancient learning center has been excavated, as most of it lies buried under contemporary civilization, making further excavation almost impossible. Most of the information about Nalanda is based on the records of Xuanzang, previously spelled as Huanzhang,
okay, which states that the foundation of a monastery was laid by Kumaragupta I. तो Xuanzang ने basically Nalanda University को describe किया है, okay, because he visited this Nalanda University. एंड उसने बोला कि ये जो नलंदा यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी, इसका जो फाउंडेशन स्टोन था, ये जो बनाना स्टार्ट किया था, ये कुमारगुप्ता I ने बनाना स्टार्ट किया था. एंड कुमारगुप्ता ऑब्वियसली ही वाज द रूलर ऑफ दिस Gupta dynasty only, and this was carried forward by the later monarchs by built up a fantastic university here. There is evidence that all three Buddhist doctrines, Theravada, Mahayana and Vajrayana, were taught here, and monks made their way to Nalanda and neighboring sites of Bodh Gaya and Kukrihar from China. तो ये तीनों रिलीजन के जो हमने पढ़े थे, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायाना, हिनायना या थेरावाड़ा बोलते हैं इसको, थर्ड था वज्रयाना. तीनों बेसिकली डॉक्ट्रिन, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन के लोग यहाँ पर पढ़ते थे. ओके, द पीपल केम फ्रॉम द ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इस यूनिवर्सिटी में सारे तरह के फॉरेनर्स आते थे, वेदर इट्स तिब्बत, श्रीलंका से लोग आते थे, थाईलैंड से, बर्मा से, हर तरह से लोग यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए. मोंक्स एंड दिस Xuanzang भी इसीलिए आया था यूनिवर्सिटी में. बेसिकली इसको आना तो नालंदा में ही था. Xuanzang का जो फाइनल डेस्टिनेशन था वो नालंदा था. उसके अलावा उन्होंने इंडिया में विजिट किया, तो वहां पर उसने हर्षा का में विजिट किया, कांचीपुरम में विजिट किया, पालवास को, एंड लाइकवाइज he visited the then Nalanda University. तो इंडिया का भी उसने विजिट किया, वो है Xuanzang. So monks and pilgrims would take small sculptures and illustrated manuscripts from here to their own country. उसके बारे में इन्होंने अपनी कंट्री में लिख कर ले गए. Okay, and the Buddhist monasteries like Nalanda thus were prolific centers of the art production and had a decisive impact on the arts of Buddhist countries in Asia. The sculpture art of Nalanda in stucco, stone and bronze developed out of a heavy dependence of the Buddhist Gupta art of Sarnath. तो जो इसमें जो आर्ट हमको दिखती है स्टोन में बनाई हुई या ब्रोंज के ऊपर, वो वैसी है जैसे कि गुप्ता आर्ट थी सारनाथ की. ओके, so by the 9th century a synthesis occurred between the Sarnath Gupta idiom, the local Bihar tradition and that of central India, leading to the formation of Nalanda school of sculpture characterized by distinctive facial features, body forms and treatment of clothing and jewelry. ये कुछ आप देख सकते हो स्कल्पचर, ये जो पास में स्कल्पचर दिखाए हुए हैं, ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी के. तो कुछ वैसे ही जैसे कि गुप्ता ने बनाए थे सारनाथ में. The sculptures are usually not flat in relief but are depicted in the three-dimensional forms. ज्यादातर जो स्कल्पचर है वो three-dimensional forms में बनाए गए हैं, and these are not the flat. The back slabs of the sculptures are detailed and the ornamentations delicate. The Nalanda bronzes dating between the 7th and 8th century to approximately 12th century outcome for the discovery of metal images. Okay, like their stone counterparts, the bronze initially relied heavily on the Sarnath and Mathura Gupta tradition. तो नेक्स्ट चैप्टर जो 7th चैप्टर है जो वो ब्रॉन्ज इमेजेस के ऊपर ही है, उसमें हम सारनाथ के ब्रॉन्ज देखेंगे भी, उसके पिक्चर्स भी देखेंगे सारनाथ के ब्रॉन्ज. तो यहाँ पर जो नालंदा में भी काफी ब्रॉन्जेस मिली थी, ब्रॉन्ज इमेजेस, ऑब्वियसली ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ बुद्धा, बुद्धा की ब्रॉन्ज इमेजेस मिली थी. सो अपार्ट फ्रॉम स्कल्पचर, सो नालंदा इज आल्सो फेमस फॉर the bronze images of the Buddha. The Nalanda sculptures initially depict Buddhist deities of the Mahayana pantheon such as standing Buddhas. तो standing Buddhas भी देखने को मिलेंगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. एंड उसके अलावा बोधिसत्वस की इमेजेस भी मिली है. ओके, ये एक और पिक्चर है नालंदा की एक्सकवेशन साइट की. ओके, देख सकते हो आप लोग. This is another picture of Nalanda. So Nalanda emerged in late centuries. Nalanda emerged as important tantric center. तो यहाँ पर वज्रयाना बुद्धिज्म भी काफी फेमस हुई बाद में. And deities such as Vajra Shardha, a form of Saraswati, and these deities were also worshipped. That is a part of Vajrayana Buddhism. Depictions of crowned Buddhas occur commonly only after the 10th century. Okay. सिरपुर इन छत्तीसगढ़, इसके अलावा बिहार और जमुई नालंदा के अलावा सिरपुर एक जगह है जहाँ छत्तीसगढ़ में, वहां पर ओडिशा स्टाइल टेम्पल्स मिलते हैं. ओके, और हिंदूज के भी मिलते हैं और बुद्धिज्म के भी मिलते हैं. In many ways, the iconographic and stylistic elements of the Buddhist sculptures here are familiar to that of Nalanda.
जैसे कि एक लक्ष्मण टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, ये ओडिशा स्टाइल में बना है। ओडिशा स्टाइल में हमने क्या देखा था, ओडिशा स्टाइल में देखा था कि बिल्डिंग सिलेंड्रिकल होती थी, काफी वर्टिकल होती थी। ये देखो, ये बिल्डिंग कुछ ऐसी दिख रही है, कुछ वर्टिकल सी है, ओके। एंड उसके ऊपर फिर बेसिकली एकदम से कर्व हो जाती थी ऊपर जाके ये बिल्डिंग। ये नगारा स्टाइल का सब स्टाइल है ओडिशा का, तो कुछ वैसे ही हमें सिरपुर में मिली है, ओके, इस तरह की बिल्डिंग्स, हिंदुइज्म की और बुद्धिज्म की। एंड फिर उसके अलावा ये जो फेमस जैन टेम्पल्स उसके बारे में आएंगे हम लोग। तो ओडिशा में और भी जगह है जहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल्स हमें मिलते हैं, दैट इज ललित गिरी, वज्रगिरी एंड रत्नागिरी। एंड उसके अलावा एक और टेम्पल फेमस है बुद्धिस्ट टेम्पल्स, दिस इज वेरी फेमस, इसका नाम याद रख लेना, नागापट्टिनम टेम्पल। So the port town of Nagapattinam was also a major Buddhist center right until the Chola period. अब आप सुन के हैरानी होगी कि ये जो नागापट्टिनम का जो बुद्धिस्ट टेम्पल है ये बनाया था चोलास ने। अब क्वेश्चन मार्क दिमाग में ये आता है कि बिकॉज द चोलास वर द पैटर्न्स ऑफ द हिंदुइज्म, चोला ने जो भी जो टेम्पल्स बनाए वो हिंदुइज्म के बनाए हैं, तो नागापट्टिनम में इन्होंने बुद्धिज्म टेम्पल क्यों बनाया, दैट इज ए क्वेश्चन, ओके। तो वो क्वेश्चन, इसका आंसर यहीं पर दे रखा है कि उसको इसलिए बनाया गया था because this Nagapattinam was a port site and very important trade center, ये बहुत important trade center था। तो यहाँ से सब जगह से लोग आते थे, श्रीलंका से और साउथ ईस्ट एशिया से, और इसलिए बुद्धिस्ट लोग काफी आते थे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, तो उनके लिए बेसिकली नागापट्टिनम टेम्पल बनाया था चोलास ने। जो भी फॉरेनर्स जो विजिट करने आते हैं दे आर बुद्धिस्ट, उनके लिए बेसिकली टेम्पल बनाया था। So bronze and stone sculptures in Chola style have come to light at Nagapattinam and greatly date back to the 10th century. तो ये बात इंफॉर्मेशन आप याद रख लेना। आई थिंक मेरे पास शायद पिक भी होगी इसकी, नागापट्टिनम, आई थिंक इसमें नहीं है, ओके, नागापट्टिनम की टेम्पल की इमेज नहीं है हमारे पास, तो आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बुद्धिज्म के बाद जैन टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे। So Jains were prolific temple builders like the Hindus, and their sacred shrines and pilgrimage spots are to be found across the length and breadth of India except in hills. तो हिल्स के अलावा जैन टेम्पल्स आपको सब जगह मिलते हैं। The oldest Jain pilgrimage sites are found in Bihar. जो सबसे पुरानी साइट है जैन टेम्पल की वो बिहार की है। Many of these sites are famous for early Buddhist shrines. In the Deccan, some of the most architecturally important Jain sites can be found in the Ellora and Ehol. तो एलोरा एंड एहोल में भी जैन टेम्पल्स मिलते हैं। इन सेंट्रल इंडिया दियोगढ़, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर आर सम एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ जैन टेम्पल्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जैन टेम्पल्स मिलते हैं वो मिलते हैं कर्नाटक में, ओके। एंड जो सबसे फेमस टेम्पल है जैन टेम्पल है कर्नाटका का, वो है गोमतेश्वरा टेम्पल, ये श्रवण बेलागोला। श्रवण बेलागोला बेसिकली एक फेमस स्टैचू है ऑफ गोमतेश्वरा। ये जो टेम्पल है दिस श्रवण बेलागोला, वहां पर एक फेमस स्टैचू बनाया गया है गोमतेश्वरा का, जिसको दूध से नहलाते हैं लोग। ये आई थिंक नॉट इन दूध, एक पंच तत्व से नहलाते हैं इसको, okay? दूध, शहद और ये सब घी से इसको बेसिकली नहलाते हैं हर साल। द ग्रेनाइट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बाहुबली, ये बाहुबली का लॉर्ड बाहुबली का टेम्पल भी माना जाता है, विच स्टैंड्स 18 मीटर्स और 57 फीट हाई। तो काफी बड़ा ये स्टैचू है, मोनोलिथिक स्टैचू है, एंड इट्स ए वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथिक का मतलब क्या है कि हमने स्टोन्स ऐसे ऐड करके स्टैचू को नहीं बनाया, ये पर हमने इससे कटिंग की है और उस कटिंग से, रॉक की कटिंग से हमने पूरा स्टैचू बनाया बेसिकली। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्री स्टैंडिंग, मतलब एकदम से खड़ा हुआ, ओके, जिसको किसी स्पोर्ट से हमने बेसिकली खड़ा नहीं किया, वो स्टैचू एकदम से खड़ा हुआ, ओके। एंड इट इज द टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। It was commissioned by Kemundarya, the general in chief, the prime minister of the Ganga kings of Mysore. तो जो गंगा किंग्स ऑफ मैसूर थे उनका प्राइम मिनिस्टर था एक पर्सन, दैट इज कमुंदर्या। दैट पर्सन हैज कंस्ट्रक्टेड दिस पर्टिकुलर दिस स्टैचू गोमतेश्वरा। जितनी भी मूवीज भी आती हैं, बॉलीवुड मूवीज भी आती हैं जो रिलीजन के ऊपर होती हैं, तो उसके अंदर ये बेसिकली स्टैचू दिखाया जाता है और आपको न्यूज़पेपर में भी आता है
हिंदू न्यूज़पेपर में हर बार जब इसको नहलाया जाता है तो उसमें कुछ फोटोज आती हैं। एंड यहाँ पर ये देखो टावर लगाए गए हैं इसके पीछे, तो यहाँ पर लोग भी चढ़ सकते हैं। उसके बाद ये जो जितने भी बड़े बड़े पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं टेम्पल की बेसिकली इसकी जो देखरेख करते हैं, तो उनको बेसिकली बड़ी बड़ी पाइपलाइन से इसको बेसिकली नहलाया जाता है। बिकॉज यू कैन थिंक ऑफ काफी बड़ा स्टैचू है 135 मीटर का, उसको यहाँ से ऊपर से इसके ऊपर ऐसे पाइप से बिजली छोड़ा जाता है। और आप सोच नहीं सकते कि इसमें कितना दूध और कितना हनी और कितना ये सब वेस्ट होता है वाटर। यू कैन नॉट थिंक ऑफ, यू कैन नॉट इमेजिन। बिकॉज ऐसा कहते हैं कि जो भी आसपास के जो जो नाले हैं, जो रिवर्स है, वहां पर पूरे दूध ही दूध भर जाता है वहां पे। ओके, वाइट हो जाता है पानी वहां का। सो यू कैन थिंक ऑफ कितना यहाँ पर दूध वेस्ट होता है हर साल। ओके, और नॉट ओनली मिल्क, हनी और घी एक्सेट्रा एवरीथिंग। अब ये जो टेम्पल है, ये कर्नाटका में हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी जैनिज्म की, कि दैट जैन रिलीजन वाज डिवाइडेड टू टू रिलीजन। कौन कौन से थे, कौन कौन से दो सेक्ट बन गए थे जैन रिलीजन में? यस, श्वेतांबराज एंड दिगंबराज। दिगंबर्स, राइट, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। तो हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी, आप लोगों को यदि याद हो, तो जो पहले जो राइट जो मगध एरिया में जो रहते थे, जो जैन्स रहते थे, तो वहां पर मगध एरिया में एक अकाल आ गया था, फेमाइन आ गई। तो उस टाइम फिर क्या हुआ था कि कुछ जैन्स बेसिकली कर्नाटका साइड में चले गए थे, डेक्कन एरियाज में चले गए थे। ओके, तो जब वो लोग वापस आए, जब फेमाइन खत्म होगी, जो कर्नाटका साइड से जो वो लोग वापस आए, तो उन लोगों ने देखा कि जो जो लोग रह रहे थे मगधा में, जो लोग छोड़ के गए थे जैन्स को, तो वो काफी रिलैक्स हो गए। क्योंकि जो महावीर स्वामी ने देखो जो पढ़ाया था, उन्होंने बोला था कि he gave the preaching of the strictly following of the non violence। तो महावीर स्वामी ने बोला था कि पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करो नॉन वायलेंस को। एंड ही डिस्कार्डेड द क्लॉथ आल्सो। उन्होंने बोला कि बिल्कुल एक्सट्रीम एस्थेटिक लाइफ जियो आप लोग। ओके, so it was this extreme austerity. He gave for extreme austerity कि आप बिल्कुल क्लोथ्स को डिस्कार्ड कर दो, everything you need to discard, बिल्कुल एस्थेटिक लाइफ में आ जाओ आप लोग। ओके, एंड इसको हम लोगों ने आई थिंक क्रिटिसाइज भी किया था एट दैट टाइम जब हम लोगों ने पढ़ा था। तो फिर जो वापस आए, उन्होंने देखा कि ये लोग क्लोथ्स भी पहनने लग गए, जो ये जो मगध के लोग हैं, एंड दे आर वेरी रिलैक्स्ड। उन्होंने रिलीजन को काफी रिलैक्स कर लिया आपने। एंड दिस जो जो पीपल कर्नाटका से वापस आए थे, उन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने वैसे ही फॉलो किया इस रिलीजन जैसे महावीर स्वामी ने बोल के गए थे, हम लोग तो वैसे ही फॉलो करते हैं। वी आर डिस्कार्डिंग, स्टिल वी आर नॉट वेयरिंग द क्लोथ्स। तो उन्होंने बोला कि बिकॉज आप लोगों ने रिलीजन को खराब कर दिया, इसलिए हम लोग अपना एक अलग सेक्ट बनाते हैं, वी विल कॉल दिगंबर्स। तो दिगंबर्स वो लोग होते हैं जो बेसिकली क्लोथ नहीं पहनते हैं। और जो लोग मगधा में रह गए थे, उन लोगों ने अपने आप को नाम को रख लिया श्वेतांबर्स, बिकॉज वो लोग श्वेत कपड़े पहनने लगे, दैट मींस व्हाइट क्लोथ्स पहनने लगे थे, व्हाइट फ्लैग्स। ओके, सो दैट इज व्हाई ये रिलीजन दो पार्ट में हो गया था। तो जो कर्नाटका में जो लोग रहते हैं, जो कर्नाटका जितने भी जैन मॉन्क्स आएंगे, मे बी हमारे एरियाज में भी जैन मॉन्क्स विजिट करने के लिए आते हैं, कर्नाटका से भी लोग आते हैं, तो वो सारे दिगंबर्स होते हैं, नेकेड होते हैं। ओके, इसलिए जो ये बाहुबली है, ये भी नेकेड है, नेकेड इमेज है, बिकॉज this Karnataka temple is followed by this Digambar religion. This followed the Digambar religion. So आगे चलते हैं, जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू आर कंस्ट्रक्टेड बाय विमल शाह। इसको हम पढ़ चुके हैं, विमल शाह ने जैन टेम्पल बनाया था, दिलवारा टेम्पल भी पढ़ा है हम लोग। सो ये मार्बल के टेम्पल्स जहाँ तक बने हुए हैं माउंट आबू में, यहाँ पर जैन टेम्पल्स भी काफी बने हुए हैं। इसके अलावा जो फेमस एक जैन पिलग्रिमेज साइट मानी जाती है, जैसे मक्का मदीना माना जाता है, ओके, इस्लाम के लिए, वैसे एक पिलग्रिमेज साइट मानी जाती है। दो काफी फेमस साइट्स हैं पिलग्रिमेज की, एक झारखंड में है और एक गुजरात में। तो गुजरात वाली मोस्ट फेमस साइट है जैन पिलग्रिमेज करने के लिए, एंड दैट इज दी इन दी पलिताना इन काठियावाड़ गुजरात is imposing with scores of temples clustered together। तो यहाँ पर एक टेम्पल नहीं है, क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स हैं यहाँ पलिताना। और ये हिल्स के ऊपर बने हुए हैं सारे टेम्पल। एक शतरंजय हिल्स है, शतरंजय हिल्स के ऊपर ये काफी सारे टेम्पल्स बने हुए हैं, एंड इसको इस एरिया को पलिताना बोलते हैं, एंड दैट इज इन द काठियावाड़ इन गुजरात। So when this Modi, Prime Minister Modi, when he was as Chief Minister of Gujarat, okay, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ के जो जैन लोग रहते थे ये शतरंजय हिल्स के आसपास, तो उन लोगों ने उनको कंसल्ट किया, हमारे उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, उनको कंसल्ट किया कि ये जो हमारे कैंपस के आसपास कुछ मुस्लिम एरियाज भी हैं और कुछ वहाँ पर कुछ नॉनवेज खाने वाले लोग भी हैं,
तो वो बेसिकली ये काफी में प्रॉब्लम होती है कि जब भी ये टेम्पल्स में हम लोग श्राइन को विजिट करने आते हैं, अपने भगवान को मिलने आते हैं, तो वहां पर कुछ नॉन वेज लोग ये बेच रहे होते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये सब ट्रेंड चलता है। ओके, तो उसको बेसिकली बंद किया जाए हमारे टेम्पल्स के आसपास। तो दैट वाज द इशू व्हिच वाज डिस्कस्ड एट दैट टाइम, एंड देन ही अलाउड दैट कि ठीक है इसको हम खत्म कर देंगे। तो देन इट वाज बैंड कि आप लोग ये मीट मांस का ये जो व्यापार नहीं कर सकते आसपास टेम्पल्स के। तो एट दैट टाइम इट वाज बैंड। उस टाइम ये काफी न्यूज में आया था। एंड इस बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पलिताना टेम्पल्स के बारे में, उसको आप लोग याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है इसके ऊपर। The Palitana temples of Jainism are located on the Shatranja hill by the city of Palitana in Bhavnagar district, Gujarat, India. The city of the same name, known previously as this Padlipapur, has been dubbed the city of temples. So, city of temples भी बोला जाता है. Shatranja means a place of victory against inner enemies, or which conquer inner enemies. Okay, this site और शतरंजा हिल कंसिडर्ड सेक्रेड बाय श्वेतांबर जैन्स। तो ये बात भी याद रखनी है आप लोगों ने कि इसमें जो टेम्पल्स मिलते हैं वो श्वेतांबर रिलीजन वालों के, जैन लोगों के यार टेम्पल्स मिलते हैं। दिगंबर वालों का मिलता है आप लोगों को कर्नाटका में, ये गोमेतेश्वर स्टैच्यू एंड ऑल। एंड श्वेतांबर का आपको जो पिलग्रिमेज साइट मिलती है वो मिलती है गुजरात में, ये जो पलिताना टेम्पल्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दिगंबर टेम्पल नहीं है, सिर्फ एक ही टेम्पल है यहाँ पर दिगंबर का। बाकी जितने भी टेम्पल शतरंजा हिल्स में सारे के सारे श्वेतांबर टेम्पल्स। Okay. There are approximately 863 marble carved temples. करीब इतने temples हैं, 163 temples है यहाँ पे, and काफी छोटे-छोटे temples हैं, कुछ बड़े भी हैं. Okay, the main temple is dedicated to the Rishabhanath, the first Tirthankara. It is the holiest shrine of the Shwetambar Mutri Pujaka sect. तो श्वेतांबर की holiest site है और यहाँ पर जो सबसे famous temple है that is the Rishabhanath temple, जो कि इनका फर्स्ट तीर्थंकरा था जैन्स का। The main temple is reached by stepping up 3,500 steps. तो मेन टेम्पल को आपको यदि रीच करना है तो आपको 3,500 स्टेप्स को चढ़ के आपको उस टेम्पल तक पहुंचना पड़ेगा। So along with शिखरजी in the state of झारखंड, शिखरजी जो टेम्पल है एक तो वो पिलग्रिमेज साइट है झारखंड की, एंड और साथ में ये गुजरात वाली साइड को ऐड कर दिया जाए तो ये सबसे होलिएस्ट पिलग्रिमेज साइट है जैन कम्युनिटी। Jains believe that a visit to this group of temples is essential as once in a lifetime chance to achieve nirvana or salvation. Often Digambar Jains have only one temple here on the hills. तो जैन्स ऐसा मानते हैं कि इस टेम्पल को विजिट करना आपको जरूरी है टू गेट निर्वाण और साल्वेशन। यदि आपको मुक्ति पानी है तो कम से कम आपको ये दो टेम्पल को विजिट करने पड़ेंगे, झारखंड की और दिस गुजरात। So obviously it's just a belief system. First of all, we are not sure whether this moksha theory of moksha and nirvana is true or not. And second thing, obviously the god cannot make a compulsion कि आप लोग मेरा टेम्पल विजिट करोगे तभी मैं आप लोगों को मुक्ति दूंगा। So obviously this is not more than a joke. Okay? यदि आप हज की यात्रा करेंगे मक्का में तभी आपको मुक्ति मिलेगी, या आपको यहाँ पर आप विजिट करेंगे जैन में तभी मुक्ति मिलेगी, या 4 धाम करेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। So these things are not तो ये सब इसलिए बनाया गया कि बिकॉज ऑब्वियसली टूरिज्म होगा तो डेफिनेटली कुछ इनकम होगी टेम्पल्स को। सो इसकी कुछ इमेजेस भी हम लोग हमारे पास पलिताना टेम्पल की। जैसे एक तो ये फेमस साइट है, एक ये एक सांबवोसाराम मंदिर है पलिताना में। इट्स अ वेरी बिग टेम्पल और काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। तो ये आप साइड देख लो आप लोग। मैं आपको शतरंजा हिल्स भी दिखाने वाला हूँ जहाँ से टेम्पल कॉम्प्लेक्स दिखते हैं। ये देखो ये शतरंजा हिल्स है। ओके, काफी हाइट पे है ये। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा शतरंजा हिल्स। उसमें ये देखो काफी सारे टेम्पल्स बने हुए हैं। As we have seen that there are 863 temples in this Shatranja hills. Okay.
So आगे चलते हैं। So now we'll finish this chapter. That in this chapter we have read about the prolific sculpture and architecture remains in different styles of stone. ये सब आप लोग पढ़ लेना, so ज़्यादा है नहीं. Okay. So this is it with this chapter. Okay. Now we'll start with another chapter, that is the bronze images. ये 7 चैप्टर का भी मैंने आपको शेयर कर दिया ड्राइव पे, आपको जो ड्राइव का लिंक सेंड किया था मैंने। ओके, तो वहां पर आपकी फाइल अपडेट कर दी है मैंने, पीडीएफ फाइल्स, तो वहां पर आप लोग एक्सेस कर सकते हो इसको। So now we'll read about next chapter, that is Indian bronze sculpture. Okay, and this is the second last chapter. उसके बाद जो 8th चैप्टर बचता है वो आपका इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर आ जाएगा उसमें। ओके, so this chapter is basically about the Indian bronze sculpture. उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये ब्रोंज जो स्ट्रक्चर्स है ये सब जगह मिलते हैं और हर तरह के रिलीजन के मिलेंगे आप लोगों को। आपको हिंदू ब्रोंज इमेजेस भी मिलेंगे, आपको बुद्धिस्ट ब्रोंज इमेजेस मिलेंगी, आपको जैन ब्रोंज इमेजेस भी मिलेंगी। एंड इसको किस टेक्निक से बनाया जाता था उस टाइम? ब्रोंज इमेजेस किस टेक्निक से बनाया जाता था? दिस टेक्निक, सीरे पेरडू और लोस्ट वैक्स प्रोसेस। इसको हम पढ़ चुके हैं, लोस्ट वैक्स प्रोसेस को, कि कैसे ब्रोंज इमेजेस बनती थी। इसको लोस्ट वैक्स प्रोसेस भी बोलते थे या सीरे पेरडू भी बोलते थे, तो याद रखना इसको। और ये टेक्नोलॉजी, ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, ये इंडस वैली के लोग भी यूज करते थे। ओके, टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ इमेजेस। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, एट दैट टाइम आई हैव शोन यू वन पिक्चर ऑफ द डांसिंग गर्ल। हमने एक डांसिंग गर्ल की पिक्चर देखी थी, दैट वाज ए ब्रोंज इमेज। सो ऑब्वियसली ब्रोंज हम जानते हैं दैट वी मिक्स दिस कॉपर एंड टिन, एंड कुछ कई बार जिंक भी मिलाया जाता है इसमें। Okay, so that is called bronze. So bronze sculptures and statues of Buddhist, Hindu and Jain icons have been discovered from many regions of India. Okay, and religious purpose के अलावा इसको और भी यूज किया था ब्रोंज को हम लोग बर्तन बनाने के काम में लेते थे, इसको टेंसिल्स बोला जाता है। ओके, कुकिंग पर्पस के लिए ये टेंसिल्स फॉर कुकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एटसेट्रा। ओके, और इवन आज भी ये लोग टेक्निक यूज करते हैं, लोस्ट वैक्स प्रोसेस आज भी लोग यूज करते हैं। Sometimes in rural areas and smaller towns, आज ये bronze, ये lost wax techniques use की जाती है bronze images बनाने के लिए। Perhaps the dancing girl from Mohenjo-daro is the earliest bronze sculpture datable to 2500 BC. तो ये हम ऐसा मान सकते हैं कि जो इंडिया में सबसे जो पुरानी ब्रोंज इमेज है, that is dancing girl of the Mohenjo-daro of Indus Valley Civilization, जो हमको 2500 BC में मिली थी। उसके बाद फिर हमें एक दायमाबाद में एक साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो वहां पर भी हमें ब्रोंज इमेज मिली, महाराष्ट्र में है ये 1500 BC में। एंड इसके अलावा चैरियट भी मिला, द व्हील्स ऑफ व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन सिंपल सर्कुलर शेप्स। इसके अलावा हमें जैन तीर्थंकरस की भी इमेजेस मिली है, कुषाण पीरियड की। बिहार की चौसा में हमें कुछ तीर्थंकरस की इमेजेस मिली। ओके, एंड गुजरात एंड राजस्थान में भी एक काफी फेमस जैन ब्रोंज इमेजेस मिली हम लोगों को, एकोटा की। ओके, ये जो ब्रोंज इमेज दिखा रखी है आप लोगों को, ये बेसिकली चोला ब्रोंज है। ओके, एंड देयर इज द कालिया दमान ब्रोंज इमेज है। ओके, सो द होर्ड ऑफ ब्रोंजेस, इसके अलावा हरियाणा और ये जो हांसी वगैरह में वहां पर भी ब्रोंज इमेजेस आपको मिली। ओके, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। The hoard of bronze discovered in a kota near Vadodara established that bronze casting was practiced in Gujarat or Western India between the 6th and 9th centuries.
Most of the images represent the Jain Tirthankaras like Mahavira, Parshvanath or Adinath. A few format was invented in which Tirthankaras seated on a throne. They can be a single or combined in a group of 3 or in a group of 24 Tirthankaras. तो group of Tirthankaras की bronze images भी मिली है हमें वडोदरा में. Okay. Female images are casting or representing Yakshanis or Shasana Devis or some prominent Tirthankaras also been found. Okay. गुप्ता और वकाटका के टाइम में भी बेसिकली ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हम लोगों को. मैन स्टैंडिंग बुद्धा इमेजेस विद द राइट हैंड इन अभय मुद्रा. अब अभय मुद्रा कौन सी बेसिकली मुद्रा होती है, किसी को पता है अभय मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है? इसको पढ़ भी चुके हैं हम लोग. सर वो आशीर्वाद देने. राइट, उसको अभय मुद्रा बोलते हैं. हमने एक बुद्धा भी देखे थे हम लोगों ने, वो भी आशीर्वाद की मुद्रा में जो खड़े होते हैं. एक राइट हैंड बेसिकली ऐसे आशीर्वाद देने वाला जो खड़ा होता है उसको बेसिकली अभय मुद्रा बोलते हैं. ओके, उस अभय मुद्रा में भी काफी ब्रॉन्ज इमेजेस मिली है हम लोगों को, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार ड्यूरिंग द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड्स बिटवीन द 5th, 6th एंड 7th सेंचुरी. द संगठ्ठी, संगठ्ठी किसको बोलते हैं? जो बेसिकली उसने कपड़ा पहना होता है उसको संगठ्ठी बोलते हैं. संगठ्ठी ऑफ द मॉन्क्स रोब इज रैप्ड टू कवर द शोल्डर्स व्हिच टर्न्स ओवर द राइट आर्म. ये देखो, ये मैं बोल रहा हूँ यूपी और बिहार में इस तरह के ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं जो कि अभय मुद्रा में है, और जिन्होंने कपड़े इस तरह से पहने हुए हैं कि एक शोल्डर को कवर कर रहे हैं, और जो वो कपड़ा है जो संगठ्ठी है वो दूसरे जो राइट आर्म है उसके अंदर वो बेसिकली रैप किया हुआ है. ओके, एंड द ड्रेपरी इज रैप्ड ओवर द लेफ्ट आर्म. इवेंचुअली द pleats are held by the extended hand of the same arm. The drapery falls and spread into a wide curve at the level of ankles. Ankle तक ये drapery cover किया हुआ है बुद्धा को. ये ब्रॉन्ज इमेज की बात कर रहे हैं, स्टोन इमेज की बात नहीं कर रहे हैं. The Buddha's figure is modeled in a subtle manner, suggesting at the same time the thin quality of the cloth. The whole figure is treated with the refinement. There is a certain delicacy in treatment of the torso. The figure appears youthful and comparison with the Kushana style. अब याद करो आप लोग कुषाण पीरियड में चले जाते हैं. कुषाण पीरियड में हम लोगों ने 2 तरह के बुद्धा देखे थे, आप लोगों को याद हो तो. स्टोन, जब हम स्टोन स्कल्पचर पढ़ रहे थे बुद्धा के, बुद्धिस्ट आर्ट पढ़ रहे थे, एक बुद्धा पढ़ा हमने मथुरा का, एक पढ़ा था हम लोगों ने गंधारा का. बोथ ऑफ दिस फिगर्स, मथुरा एंड गंधारा, बुद्धास वर बिलोंग्ड टू द कुषाण पीरियड. ओके, तो उसी टाइम में कुषाण पीरियड में जो बुद्धास की जो ब्रॉन्ज इमेजेस मिली थी यूपी और बिहार की, वो भी उसी स्टाइल की थी, मथुरा स्टाइल की. मथुरा स्टाइल में हमने, तो बता सकते हैं मथुरा स्टाइल में बुद्धा में क्या क्या देखा था हम लोगों ने? यस, एनीबॉडी? कोई थोड़ा सा उसको 2-4 पॉइंट बोल दे. मथुरा के बुद्धा में क्या क्या खास चीजें थी? Sir, the halo was decorative. राइट. Buddha was like little bit fattier than Gandhara's pool. ठीक है, थोड़ा राउंड था और काफी हैवी बॉडी थी. Round size. राइट. And drapery was very thin. So transparent type. No, transparent सारनाथ की थी. ओके, Sarnath, yes. हाँ, राइट. व्हाट एल्स? ड्रेपरी में फोल्ड थे. यस, फोल्ड याद आया आप लोगों को? बाजू के ऊपर ऐसे फोल्ड दिखते थे. जब लेकिन वही ड्रेपरी टॉर्सो पे आ जाती थी तब फोल्ड खत्म हो जाती थी. याद आया आप लोगों को? उसके आर्म पे जब ये ड्रेपरी रहती थी या क्लोथ रहता था उसके ऊपर फोल्ड थे. ओके, फोल्ड ड्रेपरी यूज करते थे हम लोग मथुरा स्टाइल में, और एक शोल्डर कवर होता था, दूसरा शोल्डर कवर नहीं होता था. ओके, इस तरह से कुछ होता था. और पद्मासन में बुद्धा बैठे होते थे. तो उसके अलावा कुछ फ्लाइंग विंग्स भी हमको दिखते थे, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी दिखते थे. पद्म पानी, वज्र पानी इसको बोलते थे हम लोग. ये सब उसमें ये बेसिकली ये सब डिटेल्स हमने पढ़ी थी उस टाइम. तो ये सब डिटेल्स इस ब्रॉन्ज इमेजेस में मिलेंगी. व्हाई? बिकॉज ये जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं ये भी कुषाण पीरियड में बनी थी, कुषाण स्टाइल में बनी थी, इसलिए ये आपको ये ब्रॉन्ज इमेजेस आपको उस टाइम ये मिलेंगी आप लोगों को. ये सब स्टाइल मिलेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सब पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा. ओके, एक शोल्डर कवर किया हुआ है, दूसरी शोल्डर में रैप किया हुआ है, और ये फोल्ड है ड्रेपरी में. ओके, ड्रेपरी में कर्व्स हैं, फोल्ड्स हैं, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं. और ये समझ जाओ कि कुषाण के स्टाइल में बना हुआ है तो सेम चीज है, तो याद रखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी. ये देखो, द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेपरी आर ट्रीटेड एज द मथुरा स्टाइल. तो मथुरा स्टाइल में हमेशा आपको फोल्ड्स दिखेंगे ड्रेपरी. ओके, अब सारनाथ गुप्ता पीरियड के बाद का जो पीरियड है वो सारनाथ पीरियड है, या गुप्ता पीरियड में भी सारनाथ बेसिकली टेम्पल्स बनना स्टार्ट हो गए थे.
सो सारनाथ के जो ब्रॉन्जेस इमेजेस मिलेंगी, फिर वो आपको आप सारनाथ का जो हमने स्टोन जो पढ़ा था, बुद्धा पढ़ा था, उसमें आप उसको वहां से लिंक कर लेना। ओके, तो ये देखो, ये सारनाथ का जो बुद्धा का ब्रॉन्ज इमेज है उसमें फोल्डलेस ड्रेपरी मिलेगी आपको, फोल्ड नहीं मिलेंगे आपको, ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी जब से आपने बोला, ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी मिलेगी। The outstanding example is that of the Buddha image at Sultanganj, Bihar, which is quite a monument image, the bronze figure. The typical refined style of these bronzes is the hallmark of the classical quality. मेरे पास कुछ ब्रॉन्ज इमेजेस होंगी भी शायद, एटलीस्ट सारनाथ की या मथुरा की शायद हो हमारे पास। ये सुल्तानगंज बिहार की हमारे पास ब्रॉन्ज इमेज है, काफी फेमस है ये रहा सुल्तान का सारनाथ का। ये देखो, अब जो सारनाथ का बुद्धा जो स्टोन जो इमेज पड़ी थी उसमें भी ऐसा ही था, सेम थी। देखो, ये ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी थी, दोनों शोल्डर कवर होते थे सारनाथ में, और ड्रेपरी ट्रांसपेरेंट होती थी। और ये धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे होते थे बुद्धा, ओके, और पद्मासन में बैठे होते थे, और ये इसका हॉलो होता था, और इस तरह से कुछ इनके हेयर्स होते थे, करली हेयर्स होते थे। तो सारनाथ में स्टोन इमेज पड़ी थी, तो वैसे ही बुद्धा इनकी ब्रॉन्ज इमेज भी है यहाँ पे। और इसी तरह से ये सुल्तानगंज बिहार के जो बुद्धा थे, काफी फेमस इमेज है, इट्स ए स्टैंडिंग बुद्धा, ओके। और इनका जो रोब था, ये जो कपड़ा था, ये पूरा कवर किया होता था बॉडी को, एंकल तक कवर करते थे ये, ओके। और ये स्टैंडिंग बुद्धा है, तो इट्स ए सुल्तानगंज बुद्धा, इट्स वेरी फेमस। उनका एक हाथ जो राइट हैंड था वो अभय मुद्रा में होता था, ओके। So Vakataka bronze image of the Buddha so the Vakataka image of the Buddha from Fofnar, Maharashtra, contemporary with the Gupta period bronzes. They show the influence of the Amravati style of, ये lost wax process में समझाया हुआ है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लेना खुद से, ओके। अमरावती स्टाइल ऑफ आंध्र प्रदेश in 3rd century CE. And at the same time, there is a significant change in the draping style of the monk's robe. Buddha's right hand in Abhay Mudra is free so that the drapery clings to the right side of the body contour. The result is a continuous flowing line on the side of the figure. At the level of ankles of the Buddha figure, the drapery makes a conspicuous curvilinear turn as it held by the left hand. The additional importance of the Gupta and Vakataka bronzes as they were portable, and monks carried them from place to place for the purpose of individual worship. तो ये आपने जो गुप्ता और या वकाटका पीरियड की ब्रॉन्जेस की खासियत ये थी कि ये पोर्टेबल थी। पोर्टेबल का मतलब इसको आराम से मूव किया जा सकता था, उठा के दूसरे के ऊपर रखा जा सकता था, इसको वर्शिप के लिए यूज करते थे, ओके। तो इनफैक्ट जो हमारे पास इमेजेस हैं, ये वकाटका बुद्धा का आपको इमेजेस है भी हमारे पास, एक ये वकाटका बुद्ध है, ओके। ये भी स्टैंडिंग बुद्ध है। देखो, एक हाथ अभय मुद्रा में, एक शोल्डर कवर किया हुआ है, दूसरी शोल्डर कवर नहीं किया हुआ, ओके। तो इट्स से वकाटका बुद्धा, जो वकाटका रूलर्स ने बेसिकली ब्रॉन्ज इमेजेस बनाए, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके। तो जैसे कि ये जो गणेश इमेज है, दैट इज द फ्रॉम द 7th century CE, ये कश्मीर से ली गई है, गणेश की जो इमेज है, ओके। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो हिली रीजन्स है, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर रीजन्स आल्सो प्रोड्यूस ब्रॉन्ज इमेजेस। आप लोगों को याद है, हम लोगों ने 2 ब्रॉन्ज इमेज की बात की थी, चंबा डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्रॉन्ज इमेज मिली थी। कौन कौन सी याद है आप लोगों को, और कौन सा टेम्पल था वो, किसी को याद हो? यस, एनीबॉडी? ओके, 2 ब्रॉन्ज इमेज जो मिली थी हमें, नरसिंह वध की एक तो ब्रॉन्ज इमेज मिली थी, एक मिली थी महिषासुर मार्दिनी। मैंने आपको नरसिंह की दिखाई भी थी, हमने देखा था कि वो कॉपर इमेज भी बोलते हैं, कॉपर ब्रॉन्ज इमेज भी बोलते हैं, येलो कलर की जो ब्रॉन्ज इमेज मिली थी हम लोगों को, ओके। तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिली थी हम लोगों को। कौन सा टेम्पल था वो, एनीबॉडी? लक्षणा देवी टेम्पल, ओके। लक्षणा देवी टेम्पल था, उसको बारबाव टेम्पल भी बोलते हैं,
तो चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में मिली थी ब्रॉन्ज इमेजेस। तो हिली रीजन्स में भी ब्रॉन्ज इमेजेस मिलती हैं और हर तरह की मिलती हैं, बुद्धिस्ट की मिलती हैं और हिंदू गॉड गॉडेसेस की भी मिलती हैं। Most of these were created during the 8th, 9th and 10th centuries and have a very distinct style in the comparison with bronzes from other parts of India. थोड़ा सा इनका स्टाइल डिफरेंट हो जाता है हिली रीजन्स में जो ब्रॉन्ज मिलती हैं। It noteworthy development growth of different types of iconographic Vishnu images. Four-headed Vishnu, also known as Chaturnan or Vaikuntha Vishnu, was worshipped in these regions. While the central face represent, अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि ये जो चतुर्मुख विष्णु है, ब्रॉन्ज इमेज है, या वैकुंठ विष्णु जो है, ये कहाँ पर वर्शिप होता था? हिली रीजन्स इज द आंसर। हिली रीजन्स में ये देखो ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में मिली है चतुर्मुख विष्णु। ओके, इसको चतुर नण भी बोलते हैं और या वैकुंठ विष्णु। While the central face represents Vasudev, ये जो central face इसको वासुदेव बोला गया है। Okay. The other two faces are that of Narsimha and Varaha. The Narsimha avatar and Mahishasur-Mardini Durga images of Himachal Pradesh are among the very dynamic bronzes from the region. इसकी इमेज मेरे को उस टाइम मिली नहीं थी, मैंने बताया भी था कि इसकी इमेज मेरे को नहीं मिली थी, बट यस उसमें बता दिया था मैंने। इनफैक्ट मेरे पास पहले होती थी ये इमेज। इसमें क्या होता था कि ये दुर्गा माता कैसे ऐसे मारते हुए दिखाया गया है। महिषासुरमर्दिनी बेसिकली इसका नाम है दुर्गा का। सो महिषासुर एक असुर तो होता था, एक दानव था, एक डेविल था, जिसको बेसिकली इस दुर्गा ने मारा था। इसके लिए उनका नाम पड़ा गया था महिषासुरमर्दिनी। ओके, उसके नीचे एक असुर लेटा हुआ है, उसके ऊपर माता ने त्रिशूल से लेकर मारा हुआ है इसको। ओके, तो उसकी एक ब्रोंज इमेज थी। तो ये दोनों इमेज चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं, काफी फेमस है। लक्ष्मण देवी टेम्पल, इसको बार टेम्पल भी बोलते हैं। ओके, तो वहां पर नरसिंह अवतार दोनों इमेजेस मिलती है। इन द हिमाचल प्रदेश में वेरी डायनामिक bronzes from the region. In Buddhist centers like Nalanda, a school of bronze casting emerged around the 9th century during the rule of the Pala dynasty in Bihar and Bengal regions. Okay, in the gap of a few centuries of the sculptures at the Kurkihar near Nalanda were able to revive the classical style of the Gupta period. A remarkable bronze is of four-armed Avalokiteshvara, which is a good example of a male figure is graceful त्रिभंगा posture. त्रिभंगा पोस्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है त्रिभंगा पोस्चर के ऊपर। त्रिभंगा पोस्चर में होता है 3 बेंड्स, यदि बॉडी में 3 बेंड है तो उसको त्रिभंगा पोस्चर बोलते हैं। जैसे कि ये जो नटराज है चोला पीरियड का, ये साइड में दिखा रखा है आप लोग, ये त्रिभंगा पोस्चर बोल सकते हैं आप इसको। देखो तो यहाँ पर बेंड है, यहाँ बेंड हो जाता है। ओके, एंड देयर आर 3 बेंड्स, 1 2 एंड 3, 3 बेंड होते हैं। ओके, so it's called Tribhanga posture. Worship of female goddesses was adopted, which is part of the growth of the Vajrayana phase in the Buddhism. Images of Tara became very popular. Seated on a throne, she is accompanied by a growing curvilinear lotus top, and her right hand is in the Abhay Mudra. लेकिन जो सबसे फेमस जो हमें मिली है ब्रोंज इमेजेस, वो मिली हमें साउथ इंडिया से, इनफैक्ट चोला किंगडम की मिली है। और आपको सब लोगों को पता है कि वो इमेजेस कौन सी हैं, नटराज की। ओके, नटराज की जो इमेजेस हैं वो सबसे महंगी बिकती है। ओके, तो जितनी एनिशिएंट इमेज होगी, जितनी ज़्यादा पुरानी इमेज होगी, वो उतनी ज़्यादा उसकी ट्रेडिंग होती है। इनफैक्ट इलीगल ट्रेड भी होती है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि नटराज की इमेजेस को बेसिकली चुरा लिया जाता था म्यूजियम से या फिर टेम्पल से, उसके बाद इसकी इलीगल ट्रेड होने लग जाती थी। इनफैक्ट अभी भी आप सर्च करोगे, कभी कोई ओलेक्स पर या कहीं पर सर्च करोगे, तो अभी भी नटराज लोग नटराज का ट्रेड करते हैं कुछ लोग। इतना फेमस क्यों है? बिकॉज दिस आर्ट, काफी जो आर्ट बनाई गई थी, नटराज जो बनाए गए थे ब्रोंज के, दिस आर वेरी वेरी फेमस आर्ट ऑफ दिस चोला किंगडम। ओके, सो ये नटराज को यहाँ पर दिखा के रखा, उसको कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है दैट, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था कि तांडव डांस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था मेंस में। ओके, तो उसके अंदर आपने ये सब लिखना था, ये तांडव डांस ही है जो नटराज ये यहाँ पर कर रहा है, दिस इज बेसिकली तांडव डांस। ये देखो, ये हेयर्स हैं शिवा के, शिव भगवान का है, और ये हेयर्स खुले हुए हैं, ये देखो, ये सब आपने लिखना था। ओके, दैट हेयर्स आर ओपन शिवास का। और तांडव डांस क्यों किया जाता था? बिकॉज इट रिजेंबल्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस यूनिवर्स। जब भी शिवा को डिस्ट्रक्शन करना होता था अर्थ का, ओके,
तो उस तब ये डांस करते थे, ऐसा एक माइथोलॉजी है, तो ये सब आपको दिखाना था। एंड वेरी फेमस नटराज इमेजेस ऑफ द चोला किंगडम आल्सो डिपिक्ट्स द तांडव डांस, ये सब आपको उस आंसर में लिखना था। ओके, तो शिवा इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड, ये देखो शिवा इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड विद व्हिच डांसिंग पोजीशन इज एसोसिएटेड। तांडव डांस की बात ये यहाँ हो रही है। In this Chola period bronze sculpture, he has been shown balancing himself on his right leg and suppressing the apasmara, the demon of ignorance. तो इनका जो ये जो right leg है, just a second, right leg. So this is a right leg. तो ये देखो इसके नीचे एक असुर पड़ा हुआ है, आपको ध्यान से देखोगे। और ये क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि जो इग्नोरेंस फैल गई है दुनिया में, जो इग्नोरेंस का एक दानव जो दुनिया में फैल गया, उसको मार रहे हैं शिव भगवान अपने राइट लेग से। तो ये सब आंसर में आपको लिखना था। ओके, थंडर डांस का रिप्रेजेंटेशन लिखना था, तो ये वो क्वेश्चन यहीं से लिया गया था। सो आपस मारा को इन्होंने मारा है अपनी राइट लेग से। ओके, द डेमन ऑफ इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस विद द फुट ऑफ द सेम लेग। एट द सेम टाइम he raises his left leg, ये देखो लेफ्ट लेग इन्होंने रेज कर रखी है, in भुजन गत्र सीता stance, which represents the तिरोभाव, that is kicking away the wheel of Maya। एक लेग से तो ये अपना डेमन ऑफ इग्नोरेंस को खत्म कर रहे हैं और दूसरी लेग से अपने माया को खत्म कर रहे हैं, बिकॉज it has been treated that this whole world is maya or illusion। ओके, हमने आदि शंकरा के बारे में पढ़ा था, उन्होंने भी यही बोला था कि माया है, ये बाकी जो वर्ल्ड है सिर्फ एक ब्रह्मा ही रियलिटी है। उसी तरह से हमारे हिंदू रिलीजन में भी हम लोग बोलते हैं कि ये सब मोह माया है, ये जो हो रहा है ये सब इल्यूजन है, रियलिटी कहीं और है। ओके, थर्ड वर्ल्ड में है कहीं रियलिटी। तो इसी तरह से ये जो माया है इसको खत्म कर रहे हैं लेफ्ट लेग से अपनी, ये जो शिव भगवान है। ओके, His four arms are outstretched, तो इसमें फोर आर्म्स डिपिक्ट की हुई है। ओके, चार आर्म्स दिखाई हुई है शिवा की। Outstretched and the main right hand is posed in अभय हस्त। देखो ये जो मेन राइट हैंड है ये तो अभय मुद्रा की स्टांस में आशीर्वाद दे रहे हैं डांस करते हुए भी। ओके, और द जेस्चर सजेस्टिंग द अपर राइट होल्ड्स द डमरू। एक तो राइट हैंड ये जो अभय मुद्रा में है, दूसरा राइट हैंड ये जो कि डमरू बेसिकली एक उनका एक बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, जो कि शिव जी का ये फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है डमरू। ये सब चीजें आप लिखनी थी आंसर में। ओके, टू कीप ऑन द बीट, ताल की बीट बज रही है यहाँ से डमरू से। द अपर लेफ्ट हैंड कैरीज ए फ्लेम व्हाइल द मेन लेफ्ट हैंड इज हेल्ड ऑन द डोला हास्ट। एक में तो फ्लेम पकड़ी हुई है, इट्स नॉट ए मेन लेफ्ट आर्म, ये मेन राइट हैंड है, मेन लेफ्ट आर्म, और ये सेकेंडरी लेफ्ट आर्म है, सेकेंडरी राइट आर्म है। तो दूसरा जो हाथ है वो किस फॉर्म में, डोला हस्त, एंड कनेक्ट्स विद द अभय हस्त और द राइट हैंड। इस मुद्रा को बोलते हैं डोला हस्त मुद्रा। तो ये दोनों हाथों का देखिए कॉम्बिनेशन है, ये अभय मुद्रा में और दूसरा डोला हस्त मुद्रा में, नीचे की तरफ बेंट है। His hair looks fly on the both sides, touching the circular jwat mala or the garland of flames which surrounds the entire dancing figuration। ये जो सराउंड कर रही है, ये चारों ओर एक चक्र है, ये फ्लेम का है। ओके, ये गार्लैंड ऑफ फ्लेम है, तो इसको भी टच कर रहे हैं, जो हेयर्स है देखो ये टच कर रहे हैं इस फ्लेम को। So this is the depiction of this Nataraj, or you can say Tandav dance made by the Shiva। तो ये सब आंसर में लिख सकते थे आप लोग। आई थिंक 1213 में एक क्वेश्चन आया था तांडव डांस के ऊपर मेज में। सो लेकिन ये देखो इस एनसीईआरटी में कहीं भी तांडव डांस नहीं लिखा हुआ, पर आपके दिमाग में उस टाइम आ जाना चाहिए था कि ये तांडव डांस के ऊपर बेसिकली ये क्वेश्चन है। ओके, when I gave this 2013 mains examination, so I attempted this answer basically। Okay, so during the 10th century was the widowed Chola queen
Sembian, Mahadevi, Chola bronzes are the most sought after collectors items by art lovers all over the world. Among the Palwa period bronzes of the 8th century is the icon of Shiva seated in Ardha Paryanka Asana. One leg kept dangling. Okay, the right hand is in the Achmana Mudra gesture. The well-known dancing figure of the Shiva as Nataraj was evolved and fully developed in the Chola period. A wide range of Shiva iconography was evolved in the Tanjore of Tamil Nadu. ये Tanjore basically capital होती थी, okay, Cholas की. The 9th century Kalyana Sundara Murti is highly remarkable for the manner in which Panigrahan ceremony of marriage is represented by the ये अलग-अलग bronze images के बारे में बता रहे हैं कि किस-किस तरह के bronze images मिली थी, okay, ये सब आप लोग पढ़ लेना. जैसे अर्धनारीश्वर मूर्ति भी मिली है. अर्धनारीश्वर मतलब आधा जिसमें शिव दिखाते हैं और आधा पार्वती दिखाते हैं, वो इमेजेस ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं. ओके, त्रिभंगा पोस्चर में पार्वती की इमेजेस मिली हैं. ओके, विजयनगर एम्पायर में भी बेसिकली हमें काफी ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, जैसे कि देखो एकोटा महावीर गुजरात, ये महावीर स्वामी की इमेज है. गुजरात में जो जैनिज्म की भी ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं, ये महावीर स्वामी के ये नेकेड है महावीर स्वामी. ओके, और ये गुजरात का जो कोटा वडोदरा जो रीजन है वहां पर जैसे हमने देखा कि गुजरात में बेसिकली पलिताना टेम्पल्स भी हैं, जैन के फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है, वहां पर महावीर स्वामी की इमेजेस भी हमें मिली है. ओके, दिस एकोटा और वडोदरा रीजन ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर द जैन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स. यदि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है. So this is it about this chapter. So next class में हम लोग last chapter discuss करेंगे, 8th chapter, that is about the Islamic architecture. Okay. So if you have any question, you can definitely ask right now. Yes. Is there any doubt, any question, or any suggestion you want to ask? Okay, so we will meet in next class, and I hope कि आप लोग सब चीजें revise कर रहे हो. Okay.